ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा। और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी। स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा लाकर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई।
जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी, संध्या तू? पिताजी आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहां भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया, मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। गरीब की शादी। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम न करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ जाऊंगा, लेकिन कल से। आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं। शशि के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों? अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है। आहा, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा। हम 4 बहनें हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है। शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं। नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है। शशि, ये ले राशन का सामान। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई, अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हाँ, मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि, मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूं। लेकिन
प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती। इतने महीनों में तूने जो देखा बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे 1 महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम, बहुत आगे जाने की चाह नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है। अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है, वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास। ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान न किया करो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना। हाँ हाँ, जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करे। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है। माँ, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। लड़का देखने में तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी, देखो मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है। मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ, बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर, क्या करते हो? बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहां जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा, मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ 1 गिलास। प्रदीप मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है। देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे। गुड, कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है। अब हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप, आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी, अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद। अरे भाभी, कैसी हो? घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है।
अरे बेटी, कैसे आना हुआ? तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी। कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ, मेरा जो मजला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना। सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है।